हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वर्णजीत रोशन और आज एक बहुत रोचक सवाल आपके सामने है। और वो ये है कि आपके बॉडी में दो ऐसे गुण हैं जो एक आपको आपके पिताजी से मिला है तो दूसरा आपके मदर से। और इसी वजह से आपका हाइट हो या आपका वेट या आपका बॉडी का स्ट्रक्चर हो या आंखें या बाल उनसे मिलता जुलता है। अब सवाल यह है कि आखिर उनमें से ऐसा कौन सा गुण आपको मदर से मिला और कौन सा गुण आपको फादर से मिला, जिसके वजह से आपका ये प्रेजेंट अपीयरेंस आपके सामने दिखाई देता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है, तब जाके आप एनालाइज कर पाएंगे। हम लोग यहाँ बहुत डिटेल में बहुत सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके लिए भी बहुत जरूरी होता है। इस पूरे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले हेरिडिटी को समझना पड़ेगा। तो हेरिडिटी होता क्या है? तो हेरिडिटी जो है वो आपके मदर फादर के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, यानी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। आसान भाषा में समझते हैं, जैसे आपके दादाजी के जो कैरेक्टर्स थे वो आपके मदर फादर में ट्रांसफर हुए, और इसलिए देखोगे कि आपके दादाजी के जैसे बिहेवियर और बहुत कुछ चीजें मिलती जुलती होगी, बहुत चीजें नहीं भी मिलती होगी, उसका कारण आगे समझेंगे। और आपके मदर फादर के कैरेक्टर्स आप में देखने को मिलते होंगे और आपका कैरेक्टर आपके आने वाले बच्चों में देखने को मिलेगा। आखिर ये क्या है, जरा समझने की कोशिश करो। जैसे देखो, यहां से मदर फादर जो हैं उनके जो ऑफ स्प्रिंग का मतलब उसके बच्चे, तो उनके जो कैरेक्टर्स इसके अंदर जो दिखते हैं, यही को कहता है हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है फ्रॉम मदर टू और फादर टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी मदर फादर से उसके बच्चे में जो कैरेक्टर जब ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर होने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। ये इसका एक हायरार्की होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके दादा दादी के जो कैरेक्टर्स होंगे वो आपके पापा में आपके में आएंगे, आपके पापा के जो कैरेक्टर होंगे वो आप में आएंगे, और आपके जो कैरेक्टर्स होंगे वो आपके बच्चों में जाएंगे। तो एक दर बाय दर एक क्या है, प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, दादा दादी के कैरेक्टर जो हैं वो आपके मदर फादर में आए, आपके मदर फादर के कैरेक्टर आप में आए, आपके जो कैरेक्टर्स होंगे वो आपके बच्चों में देखने को मिलेगा। अब जो बात हम कर रहे हैं कैरेक्टर्स की, उसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रेट कहते हैं। तो आखिर ये ट्रेट होता क्या है? तो ट्रेट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ट्रेट्स जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है या तो फिजिकल हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल। फिजिकल ट्रेट्स का मतलब जो आपको क्लियरली दिखाई देता है, जैसे आंखों का कलर, किसी की आंखें ब्राउन तो किसी की आंखें व्हाइट तो किसी की आंखें ब्लू दिखाई देती है। बाल का कलर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट साइज कलर के क्या होते हैं, बाल आपको देखने को मिलते हैं। किन्हीं का स्किन जो होता है डार्क होता है तो किन्हीं का स्किन थोड़ा सा लाइट होता है। किसी के जो नोज होते हैं वो शार्प होते हैं, किसी के थोड़े से राउंड होते हैं। इस तरीके से ईयर शेप से लेके बॉडी का हर एक चीज आपको जो एक दूसरे से डिफरेंशिएट कराता है, ये सब क्या, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। और ये ट्रेट फिजिकली हम लोग इसको देख पा रहे हैं, जबकि कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते, वो आप उसको बिहेवियरली फील कर सकते हो। जैसे इंटेलिजेंस,
जब आप किसी से बात करते हो तो कोई आदमी आपको बहुत होशियार लगता होगा और कोई आदमी आपको डम लगता होगा, यानी आप उसके इंटेलिजेंस की क्या कर रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं। जबकि इसके अलावा आप क्रिएटिविटी, कोई बहुत गुस्सा करता होगा, कोई बहुत इमोशनल होता होगा, है ना, किसी के अंदर बहुत करेज होगा, किसी के अंदर बहुत काइंडनेस होगा, ये सब कुछ दिखाई देता है और ये सब कुछ उसके साइकोलॉजिकल ट्रेट की वजह से डिसाइड होता है। समझ में आया? तो ट्रेट्स कुछ और नहीं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जो फिजिकली कुछ दिखाई देते हैं, और कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो उनके बिहेवियर से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ट्रेट समझ में आ गया होगा। अब ये ट्रेट्स जो होते हैं कुछ अक्वायर्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं इनहेरिटेड होते हैं। तो अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं अक्वायर्ड ट्रेट? तो जो ट्रेट आप खुद डेवलप करते हो अपनी लाइफ में उसे अक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। कहने का मतलब ये आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिला, ये आप अपने इन्वायरमेंट में जब देखते होगे किसी लोगों को, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करते हो, चाहे वो बहुत गुस्सा करते हो, है ना, इन चीजों को देखकर आपने क्या कर लिया, उससे एक्सेप्ट कर लिया। चाहे वो किसी को, कोई आदमी बहुत अपना वेट को बढ़ा रहा है, कोई आदमी वेट को घटा रहा हो, या किसी का अलग स्किल है, कोई इस स्किल में है, तो ये सब चीजें जो है आप क्या करते हो, आप अपने इन्वायरमेंट से देख करके अक्वायर करते हो। तो ये सब जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्वायर्ड ट्रेड्स कहलाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि जो अक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे गुण आपके अंदर आ जाते हैं जो आपके मदर फादर में नहीं है, तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गुण आपने इनहेरिट करके नहीं लिया, आपने अक्वायर किया इन्वायरमेंट को देख के, अपने आस पड़ोस में किसी लोगों को देख के। तो जिस ट्रेट को आप आसपास के लोगों से इन्हें गेन करते हो वो ट्रेट अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। इसके विपरीत होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, और ये इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो आपको बाय बर्थ, जैसे ही आपका जन्म होता है वो सारे गुण जो हैं आपके अंदर आ जाते हैं। यानी ये पेरेंट के डीएनए से आपको ये बातें मिलती है। डीएनए मतलब डाइबोज, है ना, डाई न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डाइराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इनमें कौन कौन से ये इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं, जैसे आई का कलर, ये आई के कलर को आप अगल पड़ोस से इनहेरिट नहीं कर सकते, ये आपको आपके मदर फादर से मिलता है। जबकि हेयर कलर हो, अब कोई बोलेंगे कि हमने तो हेयर कलर को चेंज करा दिया, तो कुछ दिन के बाद वो फिर से तो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता होगा। तो ओरिजिनल कलर जो होता है वो इनहेरिटेड होते हैं। स्किन का कलर, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग थोड़े से डार्क होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सब जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। अब कोई लोग बोलोगे क्रीम लगा के गोरा नहीं हो सकता, आजकल अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाइट को देख लो, हाइट जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। अब कोई, आप किन्हीं के मदर फादर शॉर्ट हाइटेड होंगे तो अब वो चाहेगा कि हम खल्ली इतना लंबा हो जाए, तो बहुत नामुमकिन होता है। वैसे ट्रेट सिर्फ मदर फादर से नहीं, कुछ ट्रेट्स उसके दादाजी, उसके परदादाजी से भी धीरे धीरे एक स्पेसिफिक रेशियो में ट्रांसफर होके आते हैं। तो ये कभी देखने को आपको मिल सकता है। कुछ जो फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल फीचर्स होते हैं ये भी आपको जो है देखने को मिलेगा इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां ध्यान रखने वाला है कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो समझ में आया कि एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जबकि जो इन अक्वायर्ड ट्रेड थे वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। अगर दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करें तो जो इनहेरिटेड ट्रेड और अक्वायर्ड ट्रेड्स में देखोगे तो जो अक्वायर्ड ट्रेड्स का अगर सोर्स देखोगे कि ये कहां से आता है, तो ये खुद डेवलप होता है, ये लाइफ टाइम तक धीरे धीरे डेवलप होते रहता है। आप इसको चेंज कर सकते हो जी, इसको बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। जैसे मसल्स,
आप बना रहे हो, अपनी स्किल्स को बना रहे हो, है ना। हाँ, इसे नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या ये डीएनए से रिलेटेड होते हैं? बिल्कुल डीएनए से रिलेटेड नहीं होता। तो समझ आ गया आपको। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपने क्या किया कि बहुत बॉडी बिल्डिंग करके अपना बॉडी मस्कुलर बना लिया खल्ली के जैसा, तो जरूरी नहीं है कि आपके जो बच्चे होंगे उनका भी बॉडी एकदम मसल्स पूरा भरा हुआ होगा, या किसी ने अपना बहुत बड़ा फैमिली पैक बना लिया तो उसके बच्चे का भी फैमिली पैक होगा। बिल्कुल नहीं, ये सब इनहेरिटेड होते हैं, सॉरी अक्वायर्ड होते हैं। जब इनहेरिटेड ट्रेट का सोर्स क्या था? ये पेरेंट के डीएनए से मिलता है। आपको मिलता कब है? ये बाय बर्थ आपको मिल जाता है। इसको चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। पर आजकल जीन एडिटिंग आया है तो वहां पे, बट जनरली आप उसे नहीं कर सकते। एग्जांपल, जैसे आपकी हाइट हो, आंखों का कलर हो, और इस तरीके से अलग अलग आपने एग्जांपल देखा है। हाँ, इसे नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल यस, कर सकते हैं, और इजिली हम इसे करते भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल टू जीन हियरार्की। ये हियरार्की आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑलवेज ये चीजें पूछी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, सेल जो होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है। इन जितने भी सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, इन सब में अगर बोलोगे तो सबसे बड़ा होता है सेल। इसके बाद सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो ऑब्वियसली सेल से छोटा हो जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर में जाओगे तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। और यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डीएनए। और डीएनए के अंदर जब ये डीएनए धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होके एकदम एक स्पेसिफिक आकृति के जैसा दिखने लगता है, तब इसे कहते हैं जीन। और यही जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट के ट्रांसफर में, ट्रेट को इनहेरिट करने में। इसी का सबसे बड़ा रोल होता है। अब समझते हैं कि ये जीन होता क्या है। तो जीन जो होता है हेरिडिटी का यूनिट होता है, क्योंकि यही ट्रांसफर करता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके पेरेंट से आप तक, और आपसे आपके बच्चों तक। तो समझ में आ गया जीन। जीन एक इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट होता है। और जीन बनता कैसे समझ में आया? सेल उतने बड़े से सारे मिलते 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 जीन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, यह है एक सेल। इस सेल में देखोगे कि बहुत सारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम अटैच्ड होके एक स्पेसिफिक तरीके से क्या बनता है? डीएनए। और ये डीएनए बाद में जो है वो हेलिक स्ट्रक्चर के रूप में क्या बन जाते हैं? जीन का रूप ले लेते हैं। सिंपल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जब आप पढ़ो, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इनके मेंडल के बारे में, तो वहां एक वाद आता है एलील्स। तो एलील क्या होते हैं? एलील जो है ये कुछ अलग नहीं, जीन ही होते हैं, लेकिन ये जीन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। डिफरेंट फॉर्म, क्योंकि देखोगे कि मदर फादर से आपके अंदर में थोड़ी कुछ अलग चीजें दिखती होगी। वो इनहेरिटेड वाले की बात नहीं कर रहा हूं, या अक्वायर्ड वाले की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ अलग फीचर दिखता होगा, थोड़ी सी चेंजेस दिखती होगी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन एलील्स। तो एलील आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक ही जीन के अलग अलग एलील होते हैं। कहने का मतलब, जैसे हाइट के दो एलील्स हैं, हाइट के दो एलील्स हैं, एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ यानी बौना। दोनों जो होते हैं हाइट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सेम तरीके से। तो जब टॉल वाले जो होते हैं वो डोमिनेंट नेचर के होते हैं, इसलिए उसे डोमिनेंट एलील कहा जाता है। और डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जबकि जो शॉर्ट वाले होते हैं, और या जिसे हम लोग ड्वार्फ वाले जो कह रहे हैं, वो होते हैं रिसेसिव एलील, और इसे हमेशा छोटे लेटर से लिखते हैं। तो याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलील जो होते हैं एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, आपने एक आलू लगाया, उससे बहुत सारे अलग अलग शेप के आलू निकले, तो वो आलू क्या हो गए? उसी के तो हैं, उसी आलू से वो सारे प्रोड्यूस हुए हैं।
तो एक उसी तरीके से जो एक जीन होता है उसी में कुछ कुछ चेंजेस की वजह से वो दो डिफरेंट एलील बन जाते हैं। तो हाइट के जो एलील होते हैं उनमें दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है। एक जो होता है वो टॉल वाला होता है और दूसरा जो वो ड्वार्फ वाला होता है। समझ में आ गया? तो टॉल वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए उसे कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देख लो ध्यान से, आप देखोगे तो समझ में आएगा। यहां पर देखोगे ये भी एक जीन है और ये भी सेम ही जीन है, सेम ही जीन है। लेकिन इस जीन में देखोगे, इस एलील के स्ट्रक्चर को देखो और इस एलील के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ी सी चेंजेस है। देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन इनमें एक थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख रहा होगा इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, और यही होता है सिंपल एलील। तो एलील अगर आपको साधारण भाषा में समझना हो तो कुछ और नहीं होते हैं, ये जो होते हैं एक ही जीन के अलग अलग स्वरूप होते हैं, यानी एक ही आदमी अलग अलग तरीके से दिखता है ये। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव की मैं चर्चा कर रहा था, जरा उसे भी एक बार बढ़िया से देख लेते हैं। डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं वो किसे कहेंगे? डोमिनेंट ट्रेट्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, जो हमेशा एक्सप्रेस होता है। एग्जाम्पल के लिए देखोगे, एक बहुत बढ़िया डेसेंट लुक का कोई लड़का है और एक एकदम मरियल सा लड़का है जिसकी जिसकी एकदम बॉडी झुर्री से दिख रही है, चेहरा एकदम अजीब सा दिख रहा हो, है ना, मतलब एकदम वीकनेस दिख रहा हो, और एक एकदम स्ट्रांग दिख रहा हो। तो वो स्ट्रांग क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर डोमिनेंट ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, जबकि दूसरा होता है रिसेसिव ट्रेट, मतलब उसके अंदर वो फीचर हैं लेकिन अभी वो हिडन हैं, छिपे हुए हैं, बाहर नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिकली हम लोग एक लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भी डोमिनेंट ट्रेट्स को आपको दिखाना हो तो कैपिटल लेटर से यूज करना, और जब भी रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करना हो तो स्मॉल लेटर से करना। ये दो बातें बहुत आसानी समझना, क्योंकि देखो डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब सिंपल क्या होता है? डोमिनेंट जो आपको दिख रहा हो, दूसरा ऐसा नहीं कि दूसरा उसके अंदर नहीं है, दूसरा भी उसके अंदर छिपा हुआ है लेकिन वो छिपा हुआ है, तो छिपा हुआ है तो हो गया रिसेसिव, और रिसेसिव इसलिए उसको छोटे लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल है। अब एक और चीज होता है जिसे कहते हैं जीनोटाइप और दूसरा होता है फिनोटाइप। तो पहले समझते हैं कि ये जीनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप जो होता है एक जेनेटिक कोड होता है जो एलील के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे एलील क्या बताया था कि एक टॉल होता था तो एक शॉर्ट होता था, अगर हाइट की बात करें तो इनको कंबाइन करके क्या बनता है? जीनोटाइप बनता है। जैसे अगर दोनों हाइट टॉल वालों के लगे तो टीटी, एक टॉल लोगे, एक अगर ड्वार्फ लोगे तो टी, और कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों छोटा लोगे तो टीटी। या इसी तरीके से और भी अलग अलग चीजों को अगर आप देखोगे, जैसे किसी के कलर को देखोगे या किसी के साइज को देखोगे तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग वो बन जाता है, जो अभी हम लोग आगे मैटर में देखेंगे कि 7 ट्रेट्स जो था उसके बेसिस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी बहुत इजीली। यहां पर समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए जब टीटी जो होता है, यानी दोनों अगर टॉल होते हैं तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस कहने का मतलब ये डोमिनेंट नेचर के होते हैं। होमो मतलब होता है सेम, और जाइगस का मतलब एक ही तरह की चीजें, एक ही तरह के एलील्स, ठीक है। तो टॉल जीन जो होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्योर है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। जबकि एक बड़ा और एक छोटा रहे, जैसे कैपिटल टी और छोटा टी, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, यानी एक टॉल है और एक क्या है? ड्वार्फ है। मजे की बात पता है क्या है कि हमेशा जो डोमिनेंट होता है वही दिखता है, ठीक है। जैसे अगर टी और टी दिख रहा है, दोनों अगर आपके अंदर में है तो आपको टॉल वाला जो होगा वो विजिबल होगा, शॉर्ट वाला विजिबल नहीं होगा। एक होता है होमोजाइगस रिसेसिव, जिसमें दोनों छोटे वाले होते हैं, जैसे छोटे टी वाले होते हैं। इसका जीनोटाइप क्या होता है? यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जीनोटाइप जो होता है वो इंटरनल होता है और हिडन होता है, जो बाहर से नहीं दिखता।
जबकि फिनोटाइप जो होता है इसके विपरीत में देखोगे तो ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी आप बाहर से इसको देख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जब टीटी दिख रहा हो तो टॉल फिनोटाइप्स है, यानी ये आपको बड़ा दिखेगा। ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दिखा तब भी आपको टॉल फिनोटाइप ही दिखेगा। कहने का मतलब अभी भी आपको ये बड़ा ही दिखेगा। मतलब हमेशा डोमिनेंट जो होता है वो दिखता है, जो मैं भी पहले भी कह रहा था। तो फिनोटाइप मतलब क्या हुआ कि बाहर से जो दिख रहा है, जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ, अंदर से जो दिख रहा है। इंसान को भी देखोगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हाँ, इंसान को भी देखोगे तो आपको ये बेसिक समझ में आएगा कि इंसान असली में जो है वो आपको नहीं दिखता, वो उसका जीनोटाइप है, लेकिन जो बाहर दिखता है वो उसका फिनोटाइप होता है। अब एक होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस होता है। तो होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, सेम प्रकार के एलील, यानी सिर्फ डोमिनेंट वाले या सिर्फ रेसेसिव वाले। और हेट्रोजाइगस का मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, यानी वही बात यहां पे आपको मैंने बता भी दिया। अब एक चीज और होता है, जनरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोग आगे अब चर्चा करेंगे किसके बारे में, मेंडल वाला। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का क्या मतलब होता है। F1 जनरेशन को हम लोग फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहा जाता है, और इसके अंदर हम लोग बनाते कैसे F1 जनरेशन को, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, दो डिफरेंट पेरेंट जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, जब हाइब्रिड जनरेशन लोगे तो आपको मान लो उसके लिए क्या नोशन लेते हैं, F1 लिख देते हैं। जैसे एक टॉल टॉल लिया आपने एक जनरेशन, और एक अलग एलील लिया आपने टीटी, ये दोनों को लिया। अब इन दोनों को आपने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, यानी फर्टिलाइजेशन करा दिया। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वो फिनोटाइप जो बाहर दिखेंगे वो सारे के सारे आपको बड़े दिखेंगे, जबकि जीनोटाइप में क्या दिखेगा, आपको एक ही ऐसा केस दिखेगा जो क्या होगा, प्योरली बड़ा होगा, और एक केस दिखेगा जो प्योरली छोटा होगा, और दो दिखेंगे जो हेट्रोजाइगस दिखेंगे। समझ में आया। F2 जनरेशन क्या होता है, ये सेकेंड फीलियल जनरेशन इसको कहा जाता है। इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। देखो पहले वाले के अंदर हमने क्या बोला, हाइब्रिड जनरेशन होते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं, यानी एक प्योर वाले टॉल टॉल वाले और एक शॉर्ट शॉर्ट वाले को कराते हैं, मिक्स वाले को नहीं। जबकि F2 जनरेशन जिसे हम लोग सेकेंड फीलियल जनरेशन कहते हैं, इसके अंदर हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जैसे जो, यानी पहले जनरेशन में जो मिलेगा, है ना, पहले जनरेशन में जो मिलेगा उससे जो रिजल्ट निकलेंगे, जैसे क्या क्या मिलता है पहले जनरेशन में, जैसे मान लो ये टीटी मिला, या ये टीटी मिला, या टी और ये टी मिला, या ये टी और ये टी मिला, यही चार चीजें मिल सकती है पहले जनरेशन में, है ना, यही मिलेगी। कैसे मिलेगा अभी चर्चा करेंगे। तो अगले बार क्या करेंगे, या तो इसको और इसको लिए टी और टी, और टी और टी इससे करवा दिए, या सिर्फ कैपिटल टी वाले से करवा दिए, या स्मॉल टी वाले से करवा दिए। तो इस तरीके से अगर आप मतलब फर्टिलाइजेशन कराओगे तो उसे कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इससे जो मिलता है, वो जो भी आपको ट्रेड्स मिलेंगे वो आते हैं F2 जनरेशन के। अभी इसको और भी इजीली आपको क्लियर कर पाएंगे हम जब आगे देखेंगे। तो समझ में आया बात। F2 जनरेशन में आखिर क्यों हम लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको क्या मिलते हैं, वैरायटीज मिलते हैं, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो अभी मैं बता रहा था, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए मैंने सब कुछ पहले बताया, ताकि अब जब मैं इसके एक्सपेरिमेंट को बताऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो मेंडल का पूरा नाम जहां ग्रेगर जॉन मेंडल, ये 1882 से 1884 के बीच में इनका पूरा जीवन काल चला है, और इन्हीं के बीच में इन्होंने सब कुछ किया, मरना से लेके जिना तक, और सारे कुछ इन्होंने जो डिस्कवरी किया, खोज किया, सब इसी ड्यूरेशन। ये नेशनलिज्म के बेसिस पे ये ऑस्ट्रेलियन थे, एक प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, है ना, फ्रायर एंड टीचर थे। ये मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ काम किया। आखिर ये इतना फेमस क्यों हो गए,
काम तो इसमें बहुत लोगों ने किया। फेमस इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को खोजा। जो आज मैं बता रहा था इतना सब कुछ कि ऐसे होता है, ऐसे मदर का गुण जाता है, ऐसे फादर का गुण जाता है, ये सब कुछ हमने इसी में सीखा। इन्होंने ही इस लॉ को दिया, इसीलिए इन्हें जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है। तो कभी एक क्वेश्चन कितने बार पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। और किन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो जेनेटिक्स का फादर जो है वो किसको कहा जाता है, हमारे फादर आपके फादर तो सबके हैं ही, लेकिन जेनेटिक्स के फादर जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये है वो ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधों पे। आखिर मटर के पौधे पे ही क्यों किया, इसके पीछे भी एक बहुत कहानी है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके दिमाग में ऐसा क्या गुण आया। एक्चुअली जब ये एक बार घूम रहे थे रास्ते में, अचानक से एक बार देखा कि पूरे परिवार थे, तो दादा दादी, उसके बच्चे, उसके मदर फादर को देख रहे थे, सब में कुछ एक ही जैसे वो दिख रहे थे। तो इनको बड़ा चिंता हुआ कि आखिर इसका दादा, इसका पापा, इसके बच्चे सब एक ही जैसे क्यों दिख रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब सोचिए भाई, अब आदमी पे अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो बड़ा टेंशन का बात था। तो इन्होंने सोचा कि क्या ऐसा चीज चूज किया जाए, क्या ऐसा चीज चूज किया जाए जिससे हम एक्सपेरिमेंट करें और कई एक जनरेशन तक उसको देख पाए, एक ही साथ एनालाइज कर पाए। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है। अब इंसान पे अगर मान लो अगर हमको ये चीज करना होगा, तो आपको भाई 3 जनरेशन तक देखने के लिए, 2 जनरेशन देखने के लिए आप ही जिंदा नहीं बचोगे, हैं? तब तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि ऐसा प्लांट या ऐसा कुछ एनिमल को लिया जाए जो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में वो क्या कर दे, अलग अलग जनरेशन को दिखा पाए। तो उसमें से उनको दिखा कौन, मटर का प्लांट यानी पी प्लांट। पी प्लांट को पीसम सटिवम के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार आप ध्यान में रखिएगा। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, पीसम सटिवम। अब इन्होंने क्यों इसको चुना, इसके पीछे का पहला रीजन है इजिली आइडेंटिफिएबल ट्रेड्स। जितने भी बाकी प्लांट थे और एनिमल थे, उनमें से सबसे इजीली ट्रेड्स आइडेंटिफाई हो रहे थे, क्योंकि या तो कुछ टॉल दिख रहे थे या फिर डॉर्फ दिख रहे थे, कुछ राउंड था तो कुछ रिंकल शेप के सीड्स थे। यानी ये जो 7 अलग अलग ट्रेड्स को विजुअलाइज किया, ये सब कुछ, उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखता था, यानी तीसरे की कंफ्यूजन कुछ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इसको चुना। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो मटर का प्लांट होता है, इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, कुछ महीनों में ही ये तैयार हो जाता है, जिससे इसके कई जनरेशन इनको देखने को एक साथ विजुअलाइज कर सकते हैं बहुत कम समय में। तीसरा, ये दोनों टाइप का पॉलिनेशन करता, इंपॉर्टेंट तो ये था ना, ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर लेता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी कर लेता है। तो और चौथा जो रीजन था वो था कि इस मटर के पौधे का प्योर वैरायटी अवेलेबल था। तो ये 4 वो रीजन थे जिसके वजह से मेंडल ने मटर के प्लांट को ही चूज किया। अब मटर के प्लांट में मेंडल ने वो कौन कौन से 7 ट्रेड्स को स्टडी किया, चलिए एक बार इसे देखते हैं। तो उन्होंने 7 ट्रेड था, फ्लावर का कलर, हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड मतलब वो जो मटर है ना, वो जो दिखता है आपको एक मटर का, वो पॉड शेप कैसा था, फ्लावर का पोजीशन कहां था, इन सब बेसिस पे देखा। तो उनको क्या क्या समझ आया, ये जरा ध्यान से देखो। सीड कलर के बेसिस पे देखा, येलो कलर और ग्रीन कलर। सीड अब शेप में कुछ राउंड शेप के थे, कुछ रिंकल शेप के थे। पॉड का कलर या तो ग्रीन दिख रहा था या फिर येलो दिख रहा था। पॉड का शेप जो था इन्फ्लेटेड था या कंस्ट्रक्टेड था। इसके अलावा फ्लावर जो था या पर्पल था या फिर व्हाइट दिख रहा था। उसका स्टेम या तो लेंथ बहुत लंबा था या छोटा था। और फ्लावर का पोजीशन या तो ऊपर में था, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक्सियल में था या फिर टर्मिनल में था। ये सब कुछ इन्होंने देखा और इसी के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया और क्या बताया कि भाई कुछ प्लांट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
अब इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, यह जानना बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस कराना, यानी एक ही प्रकार के चीजों को क्रॉस करा दिया। जैसे पेरेंट से उन्होंने एक सेटअप बनाया कि एक पेरेंट लिया जिसमें से एक टॉल प्लांट था और एक जो पेरेंट दूसरा था वो शॉर्ट प्लांट था, यानी डॉर्क प्लांट था। इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने से देखो ऐसे ऐसे जब ये मिलाया तो इसके कॉम्बिनेशन से ये 4 ट्रेट उनको मिला, ये 4 ट्रेट मिला। ये जो बाहर से दिख रहा था, मतलब इंटरनली ऐसा दिखता, जिसे बोलते हैं जीनोटाइप, इंटरनल स्ट्रक्चर जो बाहर से दिखाई नहीं देता। तो इसका जीनोटाइप में उन्होंने क्या देखा कि जो सारे के सारे प्लांट जो थे वो क्या थे, एक टॉल और हाइट, यानी जो थे वो किस तरीके से दिख रहे थे, टॉल दिख रहे थे, टीटी दिखे। जबकि फिनोटाइप की अगर आप बात करोगे तो सारे के सारे जो थे वो क्या थे, टॉल थे। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने F2 जनरेशन में एक रेशियो चूज किया 3:1। क्या चूज किया, 3:1 चूज किया। अब मामला यह है कि 3:1 ही चूज क्यों किया, इसके पीछे उन्होंने क्या बताया, क्योंकि इस रेशियो को चूज करने पर बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहा था, बाकी में या तो एक रिजल्ट मिल रहा था या फिर 2 रिजल्ट मिल रहे थे, इसीलिए इन्होंने ये चूज किया। तो पहले जनरेशन में आपने क्या देखा कि जब इसने टीटी और टीटी को लिया तो उनको ये ट्रेट जो है वो देखने को मिला, सारे टॉल। अब बाद में इन्हीं को जब सेल्फिंग किया टीटी और टीटी को, तो इससे मिलके इनको कितने मिल गए, इनको मिले या तो कुछ प्योरली, फिर कुछ ये मिले, कुछ ये मिला और एक ये मिला। ये देख के इसमें ही ये 3:1 लेने की वजह से ही इनको ये वाला जनरेशन को चूज करना अच्छा लगा। और इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप तो आप देख ही रहे होगे। जीनोटाइप का मतलब होता है टॉल, तो सारे के सारे आप देख रहे होगे उनको टॉल नजर आएगा। जबकि बाहर से फिनोटाइप में क्या देखोगे कि एक जो है, एक ये वाला 2 अलग टाइप का है और ये जो है अलग टाइप का है, 1:1 रेशियो में ये दिखाई देता है। अब हम लोग पूरे चैप्टर में क्या पढ़े, इस चीज को एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना चाहिए। तो सबसे पहला था हेरिडिटी, क्या था, तो ट्रांसफर ऑफ, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ये मल्टीपल जनरेशन में जो जाता है उसका प्रोसेस था। ट्रेट क्या था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किया जाता है वो ट्रेट था। अक्वायर किसको बोलते हैं, जिसको अपने काम के द्वारा एनवायरमेंट से हम उसको क्या करते हैं, अक्वायर कर लेते हैं, इनहेरिट ले लेते हैं, ये पास नहीं होता। इनहेरिटेड जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, ये पेरेंट से आपको मिलते हैं। हिरार्की आपने बताया था, सबसे पहले सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। इसके अलावा जीन क्या था, इनहेरिटेंस का यूनिट माना जाता है जिनको। एलील किसको होते, तो जीन के ही अलग अलग शेप एलील कहलाते थे। डोमिनेंट क्या था, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑलवेज एक्सप्रेसिव होते हैं, जबकि रिसेसिव जो होते हैं वीक होते हैं और हिडन होते हैं। जीनोटाइप का मतलब हिडन कोड जीनोटाइप कहलाते हैं, जबकि जो विजिबल कोड होते हैं या विजिबल अपीयरेंस होता है वो फिनोटाइप कहलाता है। होमोजाइगस का मतलब सेम टाइप के एलील है तो होमोजाइगस होते हैं, और डिफरेंट टाइप के एलील होते हैं तो हेट्रोजाइगस होते हैं। तो ये सिंपल सा चैप्टर था जिसमें आपको ये पूरा का पूरा चीज मैंने बता दिया कैसे जीन ट्रांसफर होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस चैप्टर में इतना ही। इस तरीके से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवाइज करिएगा तो ही आप परफेक्ट बन पाएंगे और हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।